गुड मॉर्निंग। आज जीएस पेपर नंबर 2 में गवर्नेंस आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता ये है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। कई लोग तो गवर्नेंस के नाम पर पॉलिटी पढ़ा जाते हैं। एक्चुअल गवर्नेंस एक अलग टॉपिक ही है, जो कि समाजवाद से पूंजीवाद में आने के बाद इसका महत्व दिखाई देने लगा। तो आज ये देखा जाए कि गवर्नेंस क्या है, ये आज जीएस के सिलेबस में क्यों जोड़ा गया। कल तक तो इसका जीएस के सिलेबस में कोई महत्व नहीं था। कल ये जीएस के सिलेबस में था भी नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में हम लोग इसे पढ़ाते आ रहे थे, लेकिन जीएस के सिलेबस में ये नहीं था। तो गवर्नेंस क्या है, फिर इसका महत्ता जीएस में देखा जाए, फिर इसके सिलेबस पर डिस्कस किया जाए। तो आज हम लोग 3 मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में भी अंतर होगा, या ये कहें कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में भी अंतर होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा भी है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार की भूमिका को मिनिमाइज करना है और बाजार की भूमिका को मैक्सिमाइज करना है। आज बाजार की भूमिका बढ़ती जा रही है और सरकार की भूमिका घटती जा रही है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये है क्या, और इससे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इस पर आज हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा किया जाए। बाकी तो सिलेबस में है तो पढ़ाया ही जाएगा। काफी लोगों को यही नहीं पता होता है कि गवर्नेंस की सिलेबस में एक्चुअल पढ़ना क्या है। तो सिलेबस को भी जानना बहुत जरूरी है और प्रश्नों के नेचर को भी जानना बहुत जरूरी है। तो कल तक सरकार साधनों पर बल दिया, लेकिन साधनों के स्थान पर साध्य पर बल नहीं दिया। हमें लक्ष्य मिला कि नहीं मिला। सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज था, उस रिसोर्सेज का सरकार ने उपयोग तो किया, लेकिन जो सरकार का मूल लक्ष्य था, उस लक्ष्य की परिपूर्ति हुआ कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुआ। तो आज गवर्नेंस में साधनों के स्थान पर साध्य पर बल दिया जाता है। तो सरकार एक साधन है, तो गवर्नेंस एक साध्य है। अर्थात जब साधनों के स्थान पर साध्य पर बल दिया जाता है तो उसे गवर्नेंस कहा जाता है। ये एक्चुअल शब्द है प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, मुझे किसी चीज पर निवेश करना है, तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि इससे मिलेगा क्या। निवेश तो कर दिया जाए, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा। इसका मतलब कि हम इनपुट अगर दे रहे हैं तो उसके बदले मुझे आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा। तो जब साधन के स्थान पर साध्य पर बल दिया जाता है तो इसे हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। 1993 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील समाजों के संदर्भ में
गवर्नेंस को प्राथमिक रूप में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी एंड न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म पर विशेष बल दिया। इसका मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार गवर्नेंस का आशय ट्रांसपेरेंसी से है, अकाउंटेबिलिटी से है, जुडिशियल रिफॉर्म से है। यह विकासशील समाजों के संदर्भ में दिया है। जबकि शासन को परिभाषित करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि शासन एक पद्धति है जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन की शक्ति का उपयोग किया जाए। इसका मतलब प्रबंधन पर बल दिया जाए। अब प्रबंधन शब्द पब्लिक का नहीं है, प्रबंधन शब्द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसका मतलब जिसे पब्लिक सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसी को प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर कहते हैं। कैसे प्रबंधन किया जाए, इसका मतलब संसाधन तो हमारे पास है, लेकिन संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इस पर जब बल देते हैं तो इसे हम लोग प्रबंधन या मैनेजमेंट कहते हैं। अब सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को आजादी मिली, जिन्हें सम्मिलित रूप से विकासशील समाज कहा जाता है। इन विकासशील समाजों को विरासत के रूप में समस्याएं मिली। इन समस्याओं का समाधान किया जाना सरकार के लिए साध्य था और इस साध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रशासन कार्य करता था। यानी विकास सरकार के लिए साध्य था तो प्रशासन उस साध्य को प्राप्त करने का साधन था। लेकिन जब सरकार की निर्भरता प्रशासन पर दिन प्रतिदिन के मुद्दों के साथ साथ नीतिगत मुद्दों पर हो गई, अर्थात प्रशासन का काम क्रियान्वयन करना था, अब क्रियान्वयन के साथ साथ प्रशासन नीति निर्धारण में भी सरकार को सहयोग करने लगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार की निर्भरता हर गतिविधि में प्रशासन पर बढ़ गई। तो परिणाम यह हुआ कि प्रशासन निरंकुश हो गया, प्रशासन स्वेच्छाचारी हो गया और सत्ता का दुरुपयोग करने लगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब प्रशासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, तो परिणाम के रूप में हमारे यहां भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है भारत में क्या विश्व के कई देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। तो भ्रष्टाचार को हम लोग सुशासन तो नहीं बोलेंगे, कुशासन बोलेंगे। तो अगर कुशासन नहीं होता तो सुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले देखा जाए कि भ्रष्टाचार क्या है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए एक ये डीएम का पद है, डीएम एक पोस्ट है, पद है, और इस पद का उपयोग, ये पद सार्वजनिक है, पद सार्वजनिक है। तो यदि सार्वजनिक पद है तो इस पद का उपयोग भी सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाए, लेकिन जब इस पद का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर व्यक्तिगत कल्याण के लिए किया जाता है,
तो उसे हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। ये बहुत सिंपल परिभाषा है। जब एक सार्वजनिक पदाधिकारी अपने पद का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर व्यक्तिगत कल्याण के लिए करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि आज प्रशासन में भ्रष्टाचार हुआ है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो पद का दुरुपयोग करना भी करप्शन कहलाता है। पद का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करना चाहिए, लेकिन जब सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर उस पद का उपयोग व्यक्तिगत कल्याण के लिए करते हैं तो उसे हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। और आज हमारे यहां प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब कि अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होता, प्रशासन में कुप्रशासन नहीं होता, तो फिर आज सुशासन, गुड गवर्नेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले अगर ये जान लें कि वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से आज हमारे यहां सुशासन की आवश्यकता पड़ गई, तो कारण जान लेंगे तो समाधान देना बहुत आसान है। किसी चीज का सबसे पहले कारण जाने तो समाधान तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कारण से ही समाधान निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कारण अपने आप में समाधान है, प्रत्येक समस्या अपने आप में समाधान। तो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से भ्रष्टाचार आया? तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण होंगे, एक एक करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमारे यहां गोपनीयता थी। गोपनीयता, ब्रिटिश शासनकाल में 1923 में सरकारी गोपनीयता अधिनियम बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई गोपनीय रखा जाएगा। तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई यदि गोपनीय होगी तो लोगों के पास सरकार के बारे में सूचनाएं नहीं होंगी। तो क्या सूचनाओं के अभाव के कारण प्रशासन पर जनता का नियंत्रण नहीं होगा या जनता का नियंत्रण सीमित होगा? तो प्रशासन निरंकुश होकर सत्ता का दुरुपयोग करता है। तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 भ्रष्टाचार का एक कारण है। दूसरा कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत पारदर्शिता का भी अभाव था। पारदर्शिता का अभाव। अब ये पारदर्शिता क्या है? सरकार के कार्य व्यवहार या गतिविधि के बारे में आप जानकारी तो रखते हैं, तो जानकारी रखना पारदर्शिता नहीं है, बल्कि उस जानकारी के माध्यम से सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना पारदर्शिता है। जानकारी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन इस जानकारी के माध्यम से यदि आप सामने वाले पर, सरकार पर अंकुश नहीं लगा पाए, स्वेच्छाचारिता पर, निरंकुशता पर, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहां है? तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब सरकार के कार्य व्यवहार या गतिविधि के बारे में जानकारी रखना ही नहीं है, बल्कि उस जानकारी के माध्यम से सरकार या प्रशासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना ही पारदर्शिता कहलाता है। सरकार कब, कहां, कैसे,
क्या कार्य कर रही है, इस बारे में जानकारी रखना पारदर्शिता है। तो पारदर्शिता का अभाव था। तीसरा, हमारे यहां जवाबदेहिता भी नहीं थी। जवाबदेहिता, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी, कल हमारे यहां लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है, लेकिन कल प्रशासन हमारे यहां अकाउंटेबल यदि था भी तो संसद के प्रति था, कार्यपालिका के प्रति था, न्यायपालिका के प्रति था, लेकिन लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जवाबदेहिता का अभाव था। चौथी बात, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी अभाव था। लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। आपको अधिकार तो मिले हैं, लेकिन यदि अधिकारों पर जागरूकता का अभाव होगा तो सामने वाला सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। तो कल अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता का भी अभाव था। प्रशासन में जन सहभागिता का भी अभाव था। प्रशासन में जन सहभागिता, जन सहभागिता का अभाव था। जनता की भागीदारी नहीं थी, जबकि लोकतंत्र का आधार सहभागिता है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी सहभागिता का अभाव था। यदि प्रशासन और शासन में जन सहभागिता नहीं होगी तो प्रशासन का निरंकुश होना स्वाभाविक था। हमारे यहां नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, जिसमें हित समूह, दबाव समूह, इनका भी अभाव था। क्योंकि नागरिक समाज, सभ्य समाज वह समाज है जो मानसिक रूप से परिपक्व है, चारित्रिक रूप से नॉन गवर्नमेंटल है और सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थ है कि जन समस्याओं की जानकारी को वह सरकार तक पहुंचाता है तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी को वह जनता तक पहुंचाता है। तो सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ था। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम सभ्य समाज करता है, लेकिन कल तक हमारे यहां सिविल सोसाइटी का भी अभाव दिखाई दिया। बहुत परिपक्व रूप से यह संगठन कार्य नहीं कर रहा था। इसके अलावा हमारे यहां सरकार खर्च करती है, सरकार खर्च करती है और सरकार के द्वारा किए गए खर्च की ऑडिट कैग करता था। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसी अमुक अधिकारी को सीएजी नियुक्ति करता है जिसके लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। तो जिस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कैग की नियुक्ति की जाती है, उसी सरकार के खर्च के विरुद्ध कैग ऑडिट करेगा, तो क्या उसके कार्य की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं होगा? तो कल तक हमारे यहां सोशल ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो खर्च किया गया
उस खर्च से लक्ष्य मिला कि नहीं मिला, ये खुले रूप में ऑडिट होना चाहिए, ऑन स्पॉट जाकर ऑडिट होना चाहिए। कार्य होना महत्वपूर्ण है, कार्य की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। कार्य होना महत्वपूर्ण है, कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर हुआ कि नहीं, ये जांच, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन सब की जांच करने के लिए हमारे पास सोशल ऑडिट, सामाजिक लेखा परीक्षण का अभाव था। सामाजिक लेखा परीक्षण का अभाव था। फिर सेवा तो था, सरकार का काम सेवा देना ही है, लेकिन सेवा प्राप्त करने वालों के लिए सेवा के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं था, विकल्प का अभाव था। तो सेवा देना महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा कितनी गुणात्मक है, सेवा सस्ती हो, इसके लिए मार्केट में विकल्प होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में कई विकल्प होंगे तो उन विकल्पों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा में मार्केट में वही खरा उतरेगा जो सस्ती कीमत पर गुणात्मक सेवाएं देगा। तो कल तक सेवाओं के संदर्भ में विकल्प का अभाव था, विकल्प का अभाव था। जैसे कल संचार के क्षेत्र में भारत संचार निगम था, तो उसका मोनोपोली था, सत्ता का दुरुपयोग करता था। आज संचार क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं। तो अगर मोनोपोली किसी संगठन का होगा तो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, भ्रष्टाचार का कारण बनेगा। तो लोगों के पास विकल्प होने चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं था। कल हमारे प्रशासन में लाल फीताशाही था, कार्य रूल एंड रेगुलेशन के तहत काम करना है, रूल एंड रेगुलेशन के तहत कार्य होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब रूल एंड रेगुलेशन को आवश्यकता से अधिक महत्व देंगे तो लाल फीताशाही में वृद्धि, कार्य में विलंब और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो कल हमारे यहां लाल फीताशाही कार्य में विलंब था, कार्य में विलंब, और कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर करप्शन। अगर कार्य में विलंब ना होता तो शायद हमें भ्रष्टाचार का सहारा न लेना पड़ता। तो लाल फीताशाही या कार्य में विलंब के कारण भी करप्शन था। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल सुनिश्चित होता है, एक स्थायी अधिकारी होते हैं, अनुच्छेद 311 में इन्हें जॉब सिक्योरिटी प्राप्त है। तो कार्यकाल की सुरक्षा होने के कारण क्या प्रशासनिक अधिकारी अदक्ष एवं अकार्यकुशल नहीं हो गया? तो क्या इनकी अदक्षता और अकार्यकुशलता कहीं न कहीं करप्शन को जन्म देता है? इससे प्रशासनिक अधिकारी दक्ष हो, लेकिन कल तक हमारे यहां दक्षता का अभाव था, अदक्षता, और सबसे बड़ी बात, एक और भ्रष्टाचार का कारण कि हमारे यहां भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है, लेकिन संविधान की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आम व्यक्ति की समझ से बाहर है। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि कानून इतना कॉम्पैक्ट हो कि कोर्ट की जेब में डालकर चल सकें, तथा कानून की भाषा इतनी सरल हो कि एक किसान भी समझ सके। लेकिन हमारे यहां
कानून का जटिल होना, कानून का जटिल होना यह भी करप्शन का एक कारण था। ये बहुत सारे मैंने कारण लिखा है कि ये पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के ये कारण हैं। इन कारणों से भारत में कुप्रशासन आया। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो बैड गवर्नेंस होगा। अगर बैड गवर्नेंस नहीं होता तो गुड गवर्नेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सभी जितने कारण लिखे इनको एक शब्द में हम लोग ये कहें कि इसको बैड गवर्नेंस कहा जाए। बैड गवर्नेंस, और बैड गवर्नेंस के कारण ही गुड गवर्नेंस का जन्म हुआ। यदि प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद आज हम लोग शिष्टाचार की बात नहीं करते। यदि कुप्रशासन नहीं होता तो शायद सुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैंने आपको यह बताया कि कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हमारे ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में भ्रष्टाचार दिखाई दिया। तो ये बहुत सारे मैंने कारण लिखाया हूं, यहां कारण बताया कि इन कारणों से बैड गवर्नेंस का जन्म हुआ और बैड गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस के जन्म का कारण बना। तो आज हमारे यहां जब भी शासन की बात, गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस अपने आप में पर्यायवाची हो चुका है गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। इसका मतलब सुशासन से पहले कुशासन रहा होगा। याद होगा आप लोगों को कि जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी का मुख्य मुद्दा ही भ्रष्टाचार और महंगाई था। और भ्रष्टाचार और महंगाई के आधार पर ही, उसी मुद्दे के आधार पर बीजेपी की सरकार बन गई। इसका मतलब कि मनमोहन सिंह की सरकार को बैड गवर्नेंस सिद्ध कर दिया गया कि उनके शासन में कुशासन था। तो अगर कुशासन नहीं होता तो फिर सुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए 25 दिसंबर को भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। तो अगर प्रशासन के अंदर गोपनीयता नहीं होती, पारदर्शिता का अभाव नहीं होता, जवाबदेहिता का अभाव नहीं होता, लोगों में अधिकारों पर जागरूकता का अभाव नहीं होता, जन सहभागिता नहीं होती, जन सहभागिता का अभाव नहीं होता, नागरिक समाज की नहीं अभाव नहीं होता, सोशल ऑडिट का अभाव नहीं होता, विकल्पों का अभाव नहीं होता, लाल फीताशाही का अभाव नहीं होता, अदक्षता, कानून का जटिल होना नहीं होता, तो शायद आज हम लोग सुशासन सिलेबस में नहीं पढ़ रहे होते। तो कोई भी आगामी सिद्धांतों का यदि मैं अध्ययन करता हूं तो इसका मतलब उसके पूर्व में कोई न कोई समस्याएं जरूर रही होगी, कमियां जरूर रही होगी। उन्हीं समस्याओं और सीमाओं को दूर करने के लिए आज हमारे यहां सुशासन की आवश्यकता पड़ी। और आज हमारे यहां हर चीज में सुशासन की बात करते हैं। हमें शासन नहीं, सुशासन चाहिए। हमें बहुत सरकार नहीं, हमें बेहतर सरकार चाहिए। आज हम लोग बहुत सरकार की बात नहीं करते, आज हम लोग बेहतर सरकार की बात करते हैं। और इसी संदर्भ में तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात किया है कि आप सरकार की भूमिका को मिनिमाइज करो और शासन की भूमिका को मैक्सिमाइज करो। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस इन्हीं कारणों से आया। ये मैंने आप लोगों को बताया।
अब प्रश्न उठता है कि गुड गवर्नेंस, दो शब्दों से मिलकर बना गुड और गवर्नेंस। इसका मतलब अगर कोई भी सरकार क्या अपने आप को यह मानती है कि बैड गवर्नेंस है? कोई भी सरकार नहीं कहती बैड गवर्नेंस। यह देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है कि सरकार गुड या बैड। अपनी ओर से प्रत्येक सरकार गुड है, लेकिन गुड गवर्नेंस की बातें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप लोग पढ़े तो वहां भी लिखा है कि जनता के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। इसका मतलब है कि सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, जनहित के लिए काम करती है, लेकिन जब वो जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हित के लिए काम करने लगे तो वो बैड गवर्नेंस है, और वहीं से गुड गवर्नेंस की संकल्पना का जन्म होता है। लेकिन आज तक गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है कि किसे हम लोग गुड बोलें, किसे हम लोग बैड बोलें। एक ही देश में समय के परिवर्तन के साथ भी गुड या बैड की परिभाषा बदल जाती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भी गुड या बैड की परिभाषा बदल जाती है। जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो हमारे लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही गुड है। लेकिन म्यांमार में या पाकिस्तान में जब तख्ता पलट होता है, या वर्तमान में तालिबान में चुनी हुई सरकार को हटा करके तालिबान का शासन है, तो क्या यह भारत के लिए बैड गवर्नेंस नहीं है? हमारे लिए तालिबान की सरकार बैड गवर्नेंस, क्योंकि हमारे लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ही गुड है। अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है, निजीकरण की बात करता है, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तो हमारे यहां अगर कोई अंडरटेकिंग घाटे में चल रहा हो तो घाटे की अर्थव्यवस्था ये बैड गवर्नेंस है। आज समाजवाद में भले घाटे की अर्थव्यवस्था गुड रहा हो, लेकिन समाजवाद से हम पूंजीवाद में आ गए, घाटे की अर्थव्यवस्था बैड गवर्नेंस हो गया। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारे लिए गुड है, लेकिन हो सकता है कि वही भारतीय संस्कृति पश्चिम सभ्यता के लोगों के लिए बैड हो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के लोगों की जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर, वो हमारे लिए भी तो बैड हो सकता है, भारतीय संस्कृति के लिए भी बैड हो सकता है। राजनीति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आर्थिक आधार पर गुड या बैड की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ये देखने वाले की, मैंने कहा, नजरिए पर डिपेंड करता है कि उसे गुड या बैड कहें। कुछ देशों में जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं होगी, उसके लिए हो सकता है तालिबान का शासन गुड हो, लेकिन हमारे लिए, भारत के लिए तो बैड है, अमेरिका के लिए बैड है। जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया तो अमेरिका ने कहा लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके बाद अमेरिका के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान तख्ता पलट बैड हो गया, बैड गवर्नेंस। लेकिन कुछ अरब कंट्री के ऐसे भी देश थे जिन्होंने पाकिस्तान के तख्ता पलट को सही बोला, इसका उनके लिए गुड हो सकता है। फिर एक ही देश के अंदर समय के परिवर्तन के साथ भी गुड या बैड की परिभाषा बदल जाती है। हमारे यहां 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार आया, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 11 अक्टूबर 2005 तक
हमारे यहां सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत शासन चला, तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई गोपनीय रखी। तो 2005 से पहले गोपनीयता ही गुड रहा होगा, लेकिन जब हमारे देश में सूचना का अधिकार लागू हो गया तो अब पारदर्शिता गुड होगा। इसका 2005 से पहले अगर सरकार पारदर्शी होती तो बैड, और 2005 के बाद यदि सरकार गोपनीयता रखेगी तो बैड गवर्नेंस बोलेंगे। देश एक ही है, समय के परिवर्तन के साथ गुड या बैड बदल गया। कल गोपनीयता गुड था, पारदर्शिता बैड था। आज पारदर्शिता गुड है, गोपनीयता बैड है। कल हमारे यहां केंद्रीकरण ही गुड था, आज विकेंद्रीकरण गुड है। इसका मतलब कल यदि विकेंद्रीकरण होता तो बैड, और आज अगर शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी तो बैड गवर्नेंस बोलेंगे। कल हमारे लिए नियंत्रण गुड था, स्वायत्तता बैड था, आज हमारे लिए स्वायत्तता गुड है, नियंत्रण बैड है। समय के परिवर्तन के साथ गुड या बैड की परिभाषा बदलती रहती है। तो गुड या बैड की आज तक कोई सामान्य परिभाषा तो नहीं दिया गया। तो फिर सोचा जाए, मन में प्रश्न आता कि फिर गुड गवर्नेंस क्या है। तो भारत जैसे विकासशील समाजों को विश्व बैंक के द्वारा ऋण देने के संदर्भ में कुछ आवश्यक शर्तें रखा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में जो शर्त रखा गया, उसी शर्त का नाम वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस रखा है। गुड गवर्नेंस की यहां जो परिभाषा आ रही है वो परिभाषा तो नहीं है। गुड गवर्नेंस वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक दिया ऋण देने के संदर्भ में शर्त है कि यदि इन शर्तों का पालन करेंगे तो ऋण देंगे, अन्यथा वर्ल्ड बैंक विकासशील समाजों को ऋण नहीं देगा। तो विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में विश्व बैंक के द्वारा जो शर्त रखा गया, उसी शर्त का नाम विश्व बैंक के अर्थशास्त्री लेफ्ट हिच के द्वारा गुड गवर्नेंस नाम दिया गया। गुड गवर्नेंस एक शर्त है वर्ल्ड बैंक की विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में, उसी शर्त का नाम है गुड गवर्नेंस। अब उस शर्त में क्या होगा? जो जो उस शर्त में है वो प्रत्येक शर्त अपने आप में गुड है, और यदि इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो वो सरकार बैड होगी और विश्व बैंक उस देश को ऋण नहीं देगा। तो क्या क्या शर्त में, शर्त बहुत सारी, बस शर्त को हम लोग क्लास पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिलेबस के रूप में देख रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस के बाद हमारे यहां ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस या सूचना का अधिकार, दूसरा टॉपिक आता है। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस के सिलेबस में पहला गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे, मेन यही है। दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ये आपके सिलेबस में है। 12 अक्टूबर 2005 से भारत में सूचना का अधिकार लागू है। नाम से ही समझ आ रहा कि सूचना, लोगों के पास सूचनाएं होनी चाहिए। यदि आप सरकार के बारे में सूचनाएं रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो उस जानकारी के कारण सरकार की स्वेच्छाचारिता पर आप अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए सूचना का अधिकार होना आवश्यक है। हमारे देश में एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग, लोकतंत्र का आधार खुलापन है, ओपननेस, और हमारे यहां लोकतंत्र के साथ साथ गोपनीयता थी। तो लोकतंत्र और गोपनीयता एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि लोकतंत्र खुलापन एक दूसरे के अनुकूल है। इसका लोकतंत्र में खुलापन होना चाहिए,
इसलिए सूचना के अधिकार का दूसरा नाम ओपन गवर्नेंस भी कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस भी कहा जाता है, कि कहीं न कहीं गोपनीयता भ्रष्टाचार का एक कारण बताए थे हम लोगों ने। तो अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों के पास सूचनाएं होनी चाहिए, ताकि उस सूचनाओं के माध्यम से सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सके। इसके लिए हमारे यहां 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। तीसरा हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा देखा है। आज हमारे यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जमाना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है, PPP मॉडल कहते हैं हम लोग। कल सारे कार्य सरकार के द्वारा किया जाता था, आज बहुत सारे कार्य प्राइवेट संस्था के द्वारा भी किया जाता है। तो पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी को तय करने के लिए सूचना का अधिकार है। तो जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर चल रहा है, तो क्या जवाबदेही प्राइवेट की नहीं होनी चाहिए? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? तो पब्लिक सेक्टर में जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, प्राइवेट सेक्टर की भी जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो जो काम पब्लिक सेक्टर के लिए सूचना का अधिकार करता है, वही कार्य प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है, कि प्राइवेट सेक्टर में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो काम पब्लिक सेक्टर के लिए सूचना का अधिकार करता है, वही कार्य प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है। इसलिए आज हमारे सिलेबस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया गया। तीसरा जो गवर्नेंस के टॉपिक में पढ़ना है, चौथा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हमारे यहां कार्य में विलंब है, तो कार्य त्वरित होना चाहिए, क्योंकि कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर करप्शन। यदि कार्य त्वरित हो तो करप्शन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो कार्य करने वाला त्वरित कार्य कैसे करेगा? जब कार्य करने वाला भी दक्ष होगा। तो ई का मतलब तो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पढ़ना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग पढ़ना है हमारे यहां गवर्नेंस में, कि तकनीक का इस्तेमाल करने से प्रशासन में क्या क्या आएगा। तो यहां ई का मतलब इफिशियंसी है, ई का मतलब इकोनॉमी है, ई का मतलब इफेक्टिवनेस है, ई का मतलब इंपावरमेंट है, और ई का मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। तकनीक का उपयोग करने से प्रभाव, क्योंकि मानव श्रम की तुलना में मशीन अधिक दक्ष होता है। अगर हम मानव के स्थान पर मशीन को उपयोग करेंगे तो मशीन दक्ष होगा, तो क्या लागत कम होगी? लागत कम होगी तो प्रॉफिट कारक संगठन को भी मिलेगा ज्यादा प्रॉफिट, और लागत कम होगी तो क्या ग्राहक को सस्ते दर पर वस्तु नहीं मिलेगी? अगर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे
मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या वस्तु का रेट सस्ता नहीं हो सकता है? अगर सप्लाई बढ़ा दे तो वस्तु का रेट अगर सस्ता होगा वो वस्तु जनरलाइज होगी, आम व्यक्ति के पहुंच के अंदर हो जाएगी। इसलिए आज हम लोग हर चीज में तकनीक की बात कर रहे हैं। त्वरित होगा, विलंब नहीं होगा, दक्षता आएगी, वस्तुएं सस्ती भी होगी, गुणात्मक भी होगी। इसलिए आज हम लोग हर जगह ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो ई का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा ये होगा। इसलिए मैंने कहा कि ई का मतलब इफिशियंसी है, ई का मतलब इकोनॉमी है, ई का मतलब इफेक्टिवनेस है, ई का मतलब इंपावरमेंट है, और ई का मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। साइमन कहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक विचारक है साइमन, कि टेक्निकल रिच तो इकोनॉमिकल रिच, टेक्निकल पुअर तो इकोनॉमिकल पुअर। तकनीकी रूप से अगर दक्ष हैं तो आर्थिक रूप से अमीर होंगे। तो क्या आर्थिक रूप से जो समृद्ध होगा वो सामाजिक दृष्टि से समृद्ध होगा? तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। इसलिए आज हम तकनीक की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन में जन सहभागिता को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार। मैंने कहा कि नागरिकों में अपने अधिकारों पर जागरूकता का अभाव होगा। अगर जागरूकता का अभाव होगा तो प्रशासन का निरंकुश होना, स्वेच्छाचारी होना स्वाभाविक है। इस स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए हमारे यहां मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी का सिद्धांत था कि सचिव की सारी रिस्पांसिबिलिटी मंत्री लेगा, तो रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी सचिव पर मंत्री ही रखेगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहां मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी की अवधारणा कमजोर होती गई। मंत्रियों में उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती गई। तो प्रशासन का निरंकुश होना भी स्वाभाविक है। इसलिए अब कहा गया कि प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए यह काम जनता को ही दे दिया जाए। तो अगर जनता अपने अधिकारों पर जागरूक हो जाए तो प्रशासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकता है। इसलिए सिटीजन चार्टर एक प्रकार का सामाजिक समझौता है कि नागरिक अपने अधिकारों पर जागरूक रहे ताकि सामने वाले में कर्तव्य बोध का ज्ञान करा सके। तो नागरिक अधिकार और अधिकारी का कर्तव्य को सिटीजन चार्टर कहते हैं। नागरिक अधिकार और अधिकारी के कर्तव्य को हम लोग नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं। इसलिए भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जागो ग्राहक जागो के माध्यम से कार्यक्रम चलाया है ताकि नागरिक को अपने अधिकारों पर जागरूक कर सकें, ताकि सामने वाले के सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए आज हम लोग नागरिक अधिकार पत्र का भी सिलेबस में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेबस में सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, ऑडिट दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग नियामकीय लेखा परीक्षण कहते हैं और दूसरे को निष्पादन लेखा परीक्षण कहते हैं। हमारे यहां संसद ने खर्च करने के लिए अनुमति दिया है सरकार को। तो जिन जिन मदों पर संसद के द्वारा खर्च करने के लिए दिया गया पैसा उन्हीं मदों पर खर्च हुआ कि नहीं, जब इसकी जांच करते हैं तो ऐसे लेखा परीक्षण को नियामकीय लेखा परीक्षण कहा जाता है। लेकिन यदि आपने इस मद पर पैसा खर्च किया तो खर्च करने से लक्ष्य की परिपूर्ति हुई कि नहीं, जब इसका ऑडिट करते हैं तो ऐसे लेखा परीक्षण को हम लोग निष्पादन लेखा परीक्षण या प्रबंधकीय लेखा परीक्षण कहते हैं।
और इसी का नाम है सोशल ऑडिट। खर्च करने से लक्ष्य की परिपूर्ति हुई कि नहीं। जिन मदों पर आपने पैसा खर्च किया बिना लक्ष्य के, पैसा तो खर्च नहीं हुआ, तो खर्च करने से लक्ष्य मिला कि नहीं मिला। तो जब साधनों की ऑडिट करते हैं तो उसे नियामकीय लेखा परीक्षण कहते हैं, और जब साध्य की ऑडिट करते हैं तो उसे निष्पादन लेखा परीक्षण कहते हैं, और इसी निष्पादन लेखा परीक्षण का नाम है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट एनजीओ के द्वारा भी किया जाता है, खुले रूप में किया जाता है, ऑन स्पॉट जाकर ऑडिट करते हैं। नाली की सफाई के लिए भारत सरकार ने मान लीजिए पैसा खर्च किया, तो कागज में खर्च करने के लिए आया, कागज में दर्शा दे, कागज से कागज मिला दिया गया, ओके हो गया। ऑन स्पॉट जाकर देखा जाए कि एक्चुअल में साफ सफाई हुआ कि नहीं हुआ। इसका जब ऑन स्पॉट जाकर ऑडिट करते हैं, इसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन में जन सहभागिता की बात करें। सहभागिता, लोकतंत्र में हम लोग कहते हैं जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र हो गया। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के साथ है कि नहीं, इसे जन सहभागिता कहा जाता है। जनता के साथ हो, इसे जन सहभागिता कहेंगे। आज प्रशासन में जनता की सहभागिता की आवश्यकता है। अगर सहभागिता बढ़ेगी तो एक और जनता का प्रशासन पर नियंत्रण होगा, तो प्रशासन जनता के पर जवाबदेह भी होगा। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया, नारा भी था एक कदम स्वच्छता की ओर। उन्होंने कहा कि 1000 गांधी और 1 लाख मोदी मिलकर जो काम नहीं कर सकते, 125 करोड़ देशवासी कर सकते हैं। इसका मतलब विकास में यदि आम जनता की भागीदारी को बढ़ा दिया जाए तो विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। तो अगर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और उसमें 125 करोड़ भारतीयों की सहभागिता हो जाए, तो क्या उस परियोजना की लागत कम नहीं हो गई? एक ओर उस परियोजना की लागत कम हो गई, दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान में हम इन्वॉल्व तभी होंगे जब अस्वच्छता को अपनी समस्या समझेंगे। अपनी समस्या को समझ करके ही हम स्वच्छ भारत अभियान में भागीदार होंगे। तो एक और समस्या को मैं अपनी समस्या समझा, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे तो परियोजना की लागत भी कम होगी। इसलिए आज हम लोग प्रशासन में जन सहभागिता की बात कर रहे हैं। 8वां, स्वयं सहायता समूह। एक स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, इसको अंग्रेजी में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, यही स्वयं सहायता समूह नाम से ही समझ आता है कि हम स्वयं की सहायता करें और स्वयं को लाभान्वित भी करेंगे। स्वयं सहायता समूह निर्धन लोगों का एक समूह है जो स्वयं की सहायता करता है और स्वयं को लाभान्वित होता है। ऐसे समूह का नाम है स्वयं सहायता समूह। काफी आजकल तो बड़ा चर्चा का विषय रहता है। नेक्स्ट एक टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया की भूमिका। मीडिया भी सिविल सोसाइटी के अंतर्गत ही आता है। मीडिया का काम क्या है? जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की जानकारी को जनता तक पहुंचाना। तो मीडिया जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ हो गया। मीडिया विचारों का एक माध्यम है, लोगों को जागरूक करता है। इसलिए मीडिया की भूमिका भी पढ़ेंगे। निष्पक्ष मीडिया का होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज
मीडिया में भी निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज, नागरिक समाज। नागरिक समाज, सभ्य समाज एक ही है, सिविल सोसाइटी कहते हैं उसको हम लोग। आज एनजीओ, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, जो भी किसान आंदोलन चला, इस सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा दिया ना, ये सभ्य समाज का एक पार्ट है। किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यवसायिक संगठन, ये सब सरकार के दबाव समूह के रूप में काम करते हैं ताकि उसकी स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए हमें सिविल सोसाइटी के रूप में अध्ययन करना पड़ता है। वो मैंने सीमाएं बताया था और ये मैंने सुझाव के रूप में ये हमारा सिलेबस हो गया। गवर्नेंस के रूप में एक टॉपिक ये पढ़ाना है आप लोगों को। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक है गवर्नेंस के अलावा, जैसे लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। लोक सेवाएं, लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, कभी मन में प्रश्न आना चाहिए। ये 2013 के नया सिलेबस में जोड़ा गया है। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के 2013 में जो बदलाव आया, पहली बार है लोकतंत्र एवं लोक सेवा। सिविल सेवाएं भी हमारे यहां शुरू से ही है, लोकतंत्र हमारे यहां प्रारंभ से ही है। तो लोकतंत्र में लोक सेवाएं, अभी लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो हम लोग लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जन सहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। जन सहभागिता, जब शासन में जनता की यह भागीदारी प्रत्यक्ष होती है तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन जब शासन में जनता की भागीदारी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से होती है, इसे हम लोग प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन लोक सेवाओं, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जो कि आप लोग बनने भी जा रहे हैं, तो योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को हम लोग नौकरशाही कहते हैं। योग्यता आधारित। तो लोकतंत्र में क्या क्या चाहिए? पहले तो लोकतंत्र में समानता चाहिए। समानता। लोकतंत्र के अंदर विधि का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, नीतियों में निरंतरता भी लोकतंत्र का आधार है। पर डे पॉलिसी चेंज हो, ये ठीक नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में कंटिन्यूटी होना चाहिए, निरंतरता।
लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जो भी काम हो न्याय की बात करते हैं। न्याय का मतलब निष्पक्षता, निष्पक्ष काम हो, निष्पक्ष, तटस्थ, या ये बोलें कि सब हमारे यहां संविधान में पंथ निरपेक्षता रहता है, पंथ निरपेक्ष। ये लोकतंत्र के कुछ मानक बताए गए हैं और इन मानकों को पूरा करने के लिए हमारे यहां लोक सेवाएं आया है। जैसे योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों के समूह को नौकरशाही कहते हैं। इसका मतलब सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए समान अवसर है। लोक सेवाओं में अवसर हमने समान दिया है, सबके लिए समान अवसर है। यह लोकतंत्र के अनुकूल है। नौकरशाही का एक लक्षण है कि जब ब्यूरोक्रेट्स कार्य करता है तो अपने व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। इसे इम्पर्सनैलिटी, निर्व्यक्तिक होने की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो देश में विधि का शासन लोकतंत्र का आधार है। फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में रूल ऑफ लॉ है, स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में जन सहभागिता है, विधि का शासन है। तो कानून के दृष्टि से सभी नागरिक एक समान है। तो कानून के दृष्टि सभी नागरिक एक समान कब होंगे? जब इंप्लीमेंट करने वाला अपने आप को इम्पार्शियल मान ले, उसका कोई व्यक्तिगत मूल्य नहीं है। इसी हम लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं मान, अपने आप को व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित होकर काम करता है, तो उसे अनैतिक बोलते हैं। इसका इम्पर्सनैलिटी बराबर विधि का शासन। लोकतंत्र में चुनाव होता है, लेकिन आज चुनाव कराने का दायित्व किसको दिया? ब्यूरोक्रेसी को दिया। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का संबंध किसी जात से, न धर्म से, न क्षेत्र से, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। इससे चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यह महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आज हमारे यहां लोक सेवकों को, ब्यूरोक्रेसी को दिया गया। ब्यूरोक्रेसी एक स्थायी कार्यपालिका है और राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी है। तो जब राजनीति में अस्थायित्व होगा तो नीति में अस्थायित्व होगा। तो नीतियों में निरंतरता प्रदान करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का होना आवश्यक है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र के अनुकूल है। आज ब्यूरोक्रेसी नहीं होता तो पब्लिक पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी सचिव के समस्त प्रशासनिक गतिविधियों के लिए मंत्री संसद के प्रति और संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो जनता संसद को नियंत्रण करता, संसद मंत्री को नियंत्रण करता, तो मंत्री सचिव को नियंत्रण करता। इसका मतलब न सही ब्यूरोक्रेसी प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी तो नहीं है, लेकिन मंत्री के माध्यम से वह संसद के प्रति, संसद के माध्यम से अंतिम उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। इसका ब्यूरोक्रेसी, लोक सेवक भी जनता के प्रति उत्तरदायी है और पब्लिक के प्रति रिस्पांसिबिलिटी लोकतंत्र का आधार है। निष्पक्ष, तटस्थ, ब्यूरोक्रेसी के एक लक्षण पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखेंगे। उनका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ हो, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर उससे परामर्श मांगेगी तो निष्पक्ष भयमुक्त होकर परामर्श देगा। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का न जाति होता, न धर्म होता, न क्षेत्र होता, न कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है। वह निष्पक्ष होकर काम करता है। जो हम लोग लोकतांत्रिक संविधान की बात करते हैं, जहां समता और न्याय को महत्व दिया जाता है, ऐसे संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं। तो हमारे यहां समता और न्याय की बात करते हैं। न्याय का मतलब निष्पक्षता, निष्पक्ष, इम्पार्शियल होकर काम करे। तो ब्यूरोक्रेसी इम्पार्शियल होकर काम करता है, क्योंकि उसका संबंध किसी जात से नहीं है, कोई धर्म से नहीं, किसी क्षेत्र से नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं।
ये ब्यूरोक्रेसी के लक्षण है, यही लोकतंत्र के आधार है। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में लोक सेवाओं का होना आवश्यक माना गया है। एक लोकतांत्रिक देश में लोक सेवाओं का होना इसीलिए आवश्यक बनाया गया है, और लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं आपके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है। एक सिलेबस में और है आपके मंत्रालय ओब्लिक विभाग। यह आपके सिलेबस में है। मतलब कुल मिलाकर मुझे सचिवालय व्यवस्था पढ़ना है। मंत्रालय ओब्लिक विभाग, इसका मतलब एक मिनिस्ट्री एक होगा, लेकिन आने वाले विभागों की संख्या एक से अधिक होगी। तो हमारे यहां संघ और राज्य 2 सरकारें हैं, तो संघ शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय। तो राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को राज्य सचिवालय कहा जाता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के हम लोग को सेक्रेटरिएट सिस्टम पढ़ना है। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। इससे प्रश्न आप लोगों का मुख्य परीक्षा में ही नहीं बल्कि अब तो प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको गवर्नेंस से प्रश्न दिखाई देते हैं। एक टॉपिक और अभी है, इसको हम लोग विनियामक आयोग, विनियामक आयोग, या हम लोग इसका नाम है और दूसरा नाम अर्ध न्यायिक निकाय, जिसमें हम लोग न्यायाधिकरण की बात करते हैं। सेबी, इरडा, ट्राई न्यायाधिकरण के रूप में काम करते हैं। ये विनियामक संस्थाएं हैं हमारे यहां, रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करती हैं। और एक टॉपिक लास्ट और आप लोग पढ़ते हैं, सुधार, रिफॉर्म। रिफॉर्म में पुलिस रिफॉर्म भी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है। पुलिस सुधार से प्रश्न आप लोगों को गवर्नेंस में आता है, पुलिस रिफॉर्म। जेल सुधार के रूप में आप लोग पढ़ते हैं। और एक टॉपिक पढ़ते हम लोग, आजकल बड़ा चर्चा है, जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार की बात करते हैं, क्योंकि ये भी गवर्नेंस का मानक है। आज हम लोग बहुत सारे न्यायपालिका में रिफॉर्म हुआ है। मोबाइल कोर्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्ट आ गया, फैमिली कोर्ट आ गया, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गया। बहुत सारे न्यायिक क्षेत्र में रिफॉर्म पढ़ते हैं हम लोग। तो एक टॉपिक आप लोगों को हम लोग सुधार के रूप में भी देखेंगे। ये कंप्लीट गवर्नेंस का एक सिलेबस है, जो कि पाठ्यक्रम तो डिफाइन नहीं है, मैंने आपको डिफाइन किया करके, ठीक है ना। मेंस में काफी इसका महत्व है, छोटा जरूर है पाठ्यक्रम, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई अब तक किताब नहीं बनी हुई है। कुंजी गाइड अलग बात है, कोई किताब नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं गवर्नेंस शुरू से, इसलिए आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा सफिशिएंट होगा। तो आज हम लोग केवल गवर्नेंस के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। धन्यवाद।